अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, असैसिनेशन के थ्रू और दीगर मामलात के थ्रू, कि वो किसी तरह से रिटेलिएट करे और बराह रास्त रिटेलिएट करे ताकि इस चीज़ को जवाज़ बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन ईरान अपने तरीक़ेकार से, जिस तरीके से उसने अपने पूरे खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाया है, किस तरीके से वो प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करता है, वो उसी तरीक़ेकार के ज़रिए इजराइल को हिट करना चाहता है और हिट करने के लिए वो मुख्तलिफ प्लान भी कर रहा है। इसी तरह का एक प्लान था, लेकिन यह है कि वो इजराइल की जानिब से नाकाम बनाया गया। इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो डिटेल में पता चलेगा कि असल में इस अटैक के पीछे मकसद क्या था। कल हमने एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि किस तरह से एयर स्पेस को वायलेट किया है इजराइल ने लुबनान की, और अपने जो तैयारे हैं वहां पर भेजे, और उसके बाद मिसाइल अटैक किए गए हैं सीरिया के अंदर। और वहां पर जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें यह था कि वहां पर कुछ ऐसे मलेशिया के लोग थे जो कि इजराइल को लगा कि वो सीरिया की जो गवर्नमेंट है उनकी मदद के साथ वो इजराइल के ऊपर अटैक प्लान कर रहे थे। तो ये एक मिसाइल अटैक किया गया जिसमें 6 से 7 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है वहाँ उनकी गवर्नमेंट की जानिब से। अब बशारुल असद जो है उसकी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर वो अटैक प्लान करते हैं इजराइल के ख़िलाफ़, और उनकी मदद की जाती है मुख्तलिफ मलेशिया के थ्रू। ईरान उनकी मदद करता है और वहाँ पर उन लोगों को पहुँचाया जाता है। और फिर सीरिया की जो गवर्नमेंट है उसकी जो मिसाइल हैं ज़मीन टू ज़मीन से मार करने वाले बड़ी रास्ते के थ्रू, वो जो अटैक करने वाले मिसाइल हैं उनकी प्रोडक्शन के हवाले से या दीगर मामलात जो टेक्निकल मामलात हैं उसमें ईरान जो है इन ममालिक की सपोर्ट करता है। सीरिया है, इराक है और दीगर जॉर्डन है, और साथ में वहाँ पर लुबनान की भी मदद करते हैं। वहाँ पर हिजबुल्लाह की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मौजूद है और वहाँ पर उनको सप्लाई किया जाता है बहुत सारा मवाद, जिसके बाद वो मिसाइल जो है वो बनाते हैं और उसके बाद इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है। अब इजराइल की जानिब से इसको काउंटर अटैक कहा गया और वहाँ पर उसने ये हमला किया है। अब ये तो होगी एक साइड। अब दूसरी साइड पर आते हैं जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसमें एक जरीदा है यूके का, उसकी जानिब से दावा किया गया है, रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें कहा गया है कि ये एक रिसर्च फैसिलिटी थी और ये सरकारी रिसर्च फैसिलिटी है सीरिया की, बशारुल असद की गवर्नमेंट की। तो उसके ऊपर ये अटैक किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर मिसाइल बनाए जा रहे थे और इन मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल की जानिब से ये हमला प्लान किया गया है। दूसरी तरफ एक तो इसका ये मकसद था कि जिसमें उन्होंने अपना ये मकसद हासिल किया और वहाँ पर उन्होंने ये फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 6 से 7 मरतबा इससे पहले भी इस फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया गया है और इल्ज़ाम ये आयद किया जाता है कि यहाँ पर मिसाइल बनाए जाते हैं और बाद में उन मिसाइल्स के थ्रू वहाँ पर अटैक किया जाता है इजराइल की जो फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके ऊपर। अब एक तो ये मकसद था। दूसरा, जो एयर स्पेस वायलेट की गई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस चल रही है कि इजराइल ने लुबनान के साथ एक तरफ वो मामलात बेहतर करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उसने उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, उनकी एयर स्पेस को वायलेट किया है। और हत्ता कि वहाँ पर इस तरह की आवाज़ें भी हैं कि जब बैरूत के अंदर धमाका हुआ था और उस वक्त इतने बड़े लेवल के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ तो तब भी इजराइल के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इजराइल इसमें इन्वॉल्व है। अब इजराइल का तरीका वारदात क्या है? इजराइल चाहता है कि यहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी कायम की जाए, इतनी स्टेबिलिटी है उसको इतना कम कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि एक वक्त ऐसा है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाए मदद के लिए, पुकारने के लिए इजराइल को या फिर अमेरिका को। जब इस तरह का मामला आएगा तो तब अपनी कंडीशंस के ऊपर वो इजराइल के साथ मामलात तय करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले हमने बात की कि किस तरह से जो कोस्टल एरिया लगता है लुबनान का और इजराइल का हमसाया होने के नाते इनका कुछ इलाका है जो कि डिस्प्यूटेड है। इजराइल की जानिब से 2006 से पहले वहाँ पर हमला किया गया लुबनान के ऊपर, और वहाँ पर काफ़ी सारे इलाके थे जो इन्होंने वहाँ पर ऑक्युपाई कर रखे थे। बाद में एक ट्रीटी साइन की गई, एक मुआहदा हुआ जिसमें तमाम तर जो इलाके थे जिनके ऊपर इजराइल काबिज था वहाँ से उसने विड्रॉल किया। तो उसके बाद से एक छोटा सा इलाका रह गया जिसके ऊपर क्लेम करते हैं ये दोनों ममालिक। अब वो
علاقہ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی کے اندر آتا ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر نیچرل ریسورسز کی بڑی تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً 8 سے 9,000 کیوبک میٹر سے زیادہ یہاں پر آئل کے ریزروز ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں وہاں پر گیس ریزروز بھی موجود ہیں۔ ترکی کا اور دیگر جو ممالک ہیں سائپرس، گریس، لیبیا، اس کے ساتھ ایجپٹ، اسرائیل، فلسطین، یہ تمام تر ممالک ہیں، انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا تھا جس میں ترکی کو نکال دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد سے یہاں پر ایکسپلوریشن جو ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے اور یہ جو علاقہ ہے جو کہ ڈسپیوٹیڈ ہے لبنان کا اور اسرائیل کے درمیان، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر زیادہ بڑی تعداد میں اور گہرائی کے اندر یہاں پر ذخائر موجود ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل جو کوشش کر رہا ہے کہ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی لبنان کے ساتھ یا ان کو اپنے حق میں رام کرنے کی، تو اس کے لیے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر یہ تمام تر علاقہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ان کو واپس کر دے، ان کے قبضے میں دے دے اور بدلے میں لبنان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ لیکن ابھی تک کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ لبنان اس چیز کے اوپر راضی ابھی تک نہیں ہوا۔ لبنان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو ڈسپیوٹیڈ علاقے ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمارے درمیان کوئی بھی بات چیت نہیں چل رہی۔ تو اس کے لیے ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے جس طرح بحرین کو ایک تھریٹ کیا گیا اور بحرین کے اندر اس طرح کی سول وار جو ہے وہ چلائی گئی کہ وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت اگر بچانی ہے تو ہمیں تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اس سے بچا جا سکے۔ تو اسی طرح لبنان کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جو حملے کیے گئے اور ساتھ میں جو ایئر سپیس کی وائلیشن کی گئی، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لبنان یہ پریشر جو ہے یہ ہینڈل کر پاتا ہے۔ یہ 20 سے 25 دن جس میں کافی زیادہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تو یہ دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کیا یہ 20-25 دن کا پریشر جو ہے لبنان ہینڈل کر پائے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔